नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 चैप्टर हमारा सेकंड है ये, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, रिजिम, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक। एंड दोस्त इसमें हम बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर या दुनिया के अंदर शासन करने का तरीका कौन कौन सा होता है। इससे पहले जो हमारा सेकंड चैप्टर से पहले दोस्तों जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने ये देखा फेडरल और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, एकात्मक और संघात्मक शासन। दोस्त कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम ये सब टॉपिक्स बहुत डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक एक देश से नहीं दुनिया के सभी देशों से संबंधित होता है। तो चलिए दोस्त आज के इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। भारत के अंदर जो पॉपुलर डेमोक्रेटिक है, ये बहुत बड़ा कंट्री जो लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र जाना जाता है। यहीं दोस्तों चाइना की बात करें हम तो ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डिक्टेटरशिप आज भी है, क्योंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है और यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की वजह से आपको पता है तो चाइना के हालात क्या है इस टाइम। तो अगर हम ये देखें इस चैप्टर के अंदर तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इस चैप्टर का जो नाम ही है वो ये है कि शासन के प्रकार लोकतांत्रिक, सत्तावादी, लोक लुभावनवाद और अधिनायकवाद। ये चैप्टर का बेसिकली दोस्तों नाम है ये। एंड रिजिम, टाइप्स, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, पॉपुलिज्म एंड टोटलिटेरियन। इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके समझेंगे कि जो चैप्टर का दोस्तों ये नाम ही है कि लोकतंत्र क्या होता है, सत्तावादी क्या होता है। इन सभी टाइप्स को हम एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, दुनिया भर के अंदर दोस्त आज 193 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर शासन का तरीका अपना ही अलग है। भारत के जहाँ बात करूँ दोस्त, यहाँ पे एक लोकतंत्र है। वेस्टर्न कंट्री के अंदर ज़्यादातर कंट्री में लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र अचानक से आज ही नहीं आ गया, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। तो दोस्त सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से और कब से हुई है। तो जब हम ये बात करते हैं तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हम लोकतंत्र, राजतंत्र है ना, मोनार्की सिस्टम, डेमोक्रेटिक कंट्री, हम क्यों इनकी बात कर रहे होते हैं। बेसिकली दोस्त देश को चलाने के लिए, कोई कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीका होता है, उसी तरीकों को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, मोनार्की सिस्टम। यहाँ पे राजतंत्र है, या यहाँ पे कोई भी कानून बनता है तो लोगों की सहमति से कानून बनता है ना, रूल ऑफ लॉ उसको कहा जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये देखा कि एक स्टेट कैसे राज करेगा। यहाँ पे एक स्टेट का मतलब एक देश से है। हम स्टेट उसे कहते हैं जिसके पास ये चारों एलिमेंट्स होता है। चारों एलिमेंट्स मतलब भूभाग हो, यानी कि लैंड का टुकड़ा, भूमि हो, उस भूमि के ऊपर लोग रहते हो। सेकंड पॉपुलेशन। थर्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता। एक देश अपने अंदर और अपने देश के बाहर टोटली इंडिपेंडेंट हो, वो किसी देश का गुलाम ना हो। 1947 से पहले भारत एक सिर्फ ब्रिटिश स्टेट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों का राज हम पे हुआ करता था। लेकिन 1947 के बाद हम एक सोवरेन स्टेट कहलाए, क्योंकि हमारे ऊपर ना ही किसी अंग्रेजों का, किसी विदेशी शक्तियों को राज रहा नहीं, और भारत अपने अंदर से भी खुद आज़ाद हो गया। तो इस तरीके से भारत सोवरेन स्टेट बन गया। एंड फोर्थ दोस्त गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो स्टेट उसे कहा जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, लैंड हो एंड सोवरेनिटी हो। इन चारों को मिला के, इन चारों एलिमेंट्स को मिलाकर एक स्टेट बनता है। तो जब दोस्त हम भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जब भी हम इनके कंट्रीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली इनको देश के नाम से जानते हैं, हम इनको देश कहते हैं। एक्चुअली दोस्त ये एक स्टेट है, क्योंकि इन स्टेटों के पास ये चारों एलिमेंट्स हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड, हम तो इनको स्टेट कहते हैं। आप सब तो ये कहोगे, हम इनको स्टेट अपनी कन्वेंस के लिए कहते हैं। एक्चुअली में दोस्तों ये स्टेट नहीं है, ये एक भारत की एक यूनिट है, क्योंकि सोवरेनिटी जिसके पास होगा वही एक स्टेट होगा। अब भारत के पास सोवरेनिटी है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो सबसे बड़ी सरकार, पूरे देश को वही हैंडल करती है। बाकी जो भी गवर्नमेंट है वो उसके अंडर में है, जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट अपनी कन्वेंस के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। अब मान लो हम यूपी सरकार, बिहार सरकार, हम एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ मैं आपको, तो इनके ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, तो ये कैसे सोवरेन स्टेट हो गए। यूपी वगैरह ये तो एक इकाई है, ये एक यूनिट है। भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है ना, यानी कि भारत छोटे छोटे इकाइयों को मिलाकर एक राज्य बना हुआ है, जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं। क्लियर है। जैसे भारत में दोस्तों इस समय 28 राज्य है, वैसे अमेरिका में इस टाइम 50 राज्य है। तो स्टेट किसे कहा जाता है, आपको ये आज समझ में आ गया होगा कि जिनके पास ये चारों एलिमेंट्स होंगे उनको ही हम स्टेट कहेंगे। हम यूपी, बिहार, झारखंड, हम अपनी कन्वेंस के लिए इसको स्टेट कहा जाता है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप इनको स्टेट नहीं कहोगे, आज आप इनको भारत के एक यूनिट कहोगे। क्लियर है। चलिए, तो हाँ दोस्तों आम लोग तो इनको स्टेट कहते ही हैं, क्या भाई इसमें दिक्कत है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक्चुअल मीनिंग क्या होती है स्टेट की। अब इन स्टेट को यूज़ करने के लिए देखा दोस्तों हमने यहाँ पे कि भूमि पे लोग रह रहे हैं और सरकार उसके पास, यानी कि सरकार
शासन कर रही है। सरकार शासन क्यों कर रही है, यानी कि सरकार की बात लोग मान ही क्यों रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास सोवरेटी है। सोवरेटी मतलब संप्रभुता, संप्रभुता मतलब शक्ति। लोगों ने मिलकर अपनी सहमति सरकार को दे दी है कि सरकार मिलकर हम पे शासन करे और जो सरकार कहेगी लोग उसको मानेंगे। इसी को दोस्त हमने राइट टू वोट के नाम से जाना। लोग वोट देकर अपनी शक्ति सरकार को दे देते हैं। तो सरकार जब शासन कर रही है मतलब लोग ही शासन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने चुनकर ही भेजा है उसको। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक्चुअली में हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब ही होता है एक ऐसी सरकार जो लोगों का एक समूह होती है, जो कि सरकार के नाम से जानी जाती है, जिनको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो लोगों को प्रोटेक्टिव और कम्युनिटी को सिक्योर रखने के लिए लॉ मेकिंग का काम करना है ना, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना, इन सब चीज़ों को दोस्तों में आकर एक गवर्नमेंट बनती है। तो गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल सेटअप टू प्रोटेक्ट, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा समूह जो कानूनों को फॉलो करते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए एक देश को डिसिप्लिन के साथ चलाती है और जो भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करती है। तो सरकार क्या होता है, स्टेट क्या होता है, दोस्तों हमें समझ में आ गया। अब इसको इस तरीके से समझिए कि स्टेट एक इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल थिंग को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट आती है, यानी लोगों का समूह आता है। क्योंकि स्टेट को तो हम छू सकते नहीं, स्टेट को तो हम देख सकते नहीं कि स्टेट कहाँ है भाई, लेकिन गवर्नमेंट को हम देख सकते हैं। क्योंकि एक फिजिकल रूप में गवर्नमेंट, अब चाहे हम एग्जाम्पल के लिए हम मोदी सरकार कहते हैं, हम केजरीवाल सरकार कहते हैं, तो एक हम गवर्नमेंट को हम देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक यानी कि विजुअल है और फिजिकल चीज़ में है, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो स्टेट है वो इनविजिबल है, हम उसको देख तो नहीं सकते। तो स्टेट के ही नाम पे गवर्नमेंट काम करती है। तो जब हम स्टेट का नाम लेंगे तो समझना आप हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तभी हम देखते हो तो जब हम कोई बात कर रहे हो तो हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट ऐसा करता है या स्टेट वैसा करता है। तो एक्चुअली में गवर्नमेंट ऐसा करती है या गवर्नमेंट ऐसा करता है, हम इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। अब हम एक्चुअली में पहले ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट, स्टेट, ये सब कंसेप्ट अपनी जगह है, लेकिन ये शासन का तरीका ये सब कहाँ से निकल कर आया। देखो तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है, जब प्लेटो और एरिस्टोटल का टाइम हुआ करता था। 14 है कब दोस्तों, 4th सेंचुरी के आसपास दोस्तों, ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास, जिस टाइम प्लेटो और एरिस्टोटल का राज था। यूरोप का यूनान कहा जाने वाला राज्य, जहाँ पर एक छोटा सा एक शहर कह सकते हो आप, जिसका नाम था एथेंस, स्पार्टा। ये कुछ ऐसे शहर हैं जो कि ग्रीक के, जिसको आज हम ग्रीक कहते हैं, जिसको पहले यूनान कहा जाता था। तो उन्हीं पे जो छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, या जिनको आप शहर कह सकते हो, बड़े बड़े, है ना, एथेंस उनमें से एक है। वहीं पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है और वहीं से प्लेटो अरिस्टोटल वगैरह बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो देखा जाए तो सबसे पहले डेमोक्रेसी की यूज़ किया गया था, यानी कि सबसे पहले लोकतंत्र का इस्तेमाल इसी जगह पे हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जनता खुद ही शासन करती है, कोई वोटिंग नहीं होता वहाँ पे। वोटिंग होता भी तो दोस्त लोग खुद ही सब कानून पे, मान लो कोई कानून बनाना है तो सभी लोग मिलके इकट्ठे होंगे और उस कानून पे वोटिंग करेंगे कि ये पास होना चाहिए, नहीं पास होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए, सिंपली वो पास कर देंगे। सिंपल है, यहाँ पे कोई वोटिंग वगैरह इस तरीके से नहीं होता कि जनता को वोट दे के नेताओं को चुनना है। डायरेक्ट खुद ही रूल करते हैं वो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हम जब आज की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जनता वोट डाल के अपने नेताओं को चुनती है, देन वो फाइनली रूल करते हैं देश के ऊपर। क्लियर है। लेकिन दोस्त जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी है जो वर्ड है लोकतंत्र, इसकी शुरुआत ही एथेंस से हुई है, यूनान से हुई है। यूनान मतलब ग्रीक, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना आप साइड को। यूनान एक ही है, ग्रीक एक ही है भाई, है ना। वहाँ पे एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है एथेंस। एथेंस से ही निकला है डेमोक्रेसी। यहीं के हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे थिंकर, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने भारत के, या दोस्त जो भी हमने आज राजनीति हम भारत में पढ़ रही है, सारी राजनीति ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री से निकल कर आई और पश्चिमी सभ्यताओं, पश्चिमी देशों के द्वारा, पश्चिमी देश मतलब दोस्तों हम यूरोप की बात कर रहे होते हैं, हम उन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात कर रहे होते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस का फादर भी कहा जाता है एरिस्टोटल को। क्लियर है दोस्त। तो ग्रीक से निकला लोकतंत्र आगे चल के और भी कई धारणाओं में देखा गया ये। अगर दोस्त भारत की बात करें तो भारत में भी 16 महाजनपद का टाइम देखेंगे हम, मगध वगैरह के अंदर तो राजतंत्र हुआ करता था, है ना, अवंती वगैरह, कुछ ऐसे गणतंत्र और लोकतंत्र के भारत में देखने को प्राचीन टाइम पे मिले हैं। लेकिन ठीक है, इसके और भी सोर्सेज हैं। लेकिन जब हम दोस्तों बात करते हैं वर्गीकरण का आधार, देखो दोस्त हमारा चैप्टर ही है कि शासन के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था कि किस तरीके से
यूनिटरी सिस्टम के अंदर सारी शक्तियाँ एक ही बंदे के पास आ जाती है और पूरे देश को सिर्फ वही रेगुलेट कर रहा होता है। लेकिन तो जब हमने फेडरल सिस्टम को देखा तो फेडरल सिस्टम में होता क्या है एक्चुअली में कि पावर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि वो एक ही बंदे के पास ना होकर या एक या दो या तीन लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से बांटा जाता है ताकि शक्तियाँ एक लोगों के पास ही ना आ जाए, ऐसे वो डिक्टेटर बन जाएगा, तानाशाही बन जाएगा। इसी वजह से दोस्त यूनिटरी और फेडरल हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में देखा। लेकिन जब हम शासन में देखते हैं कि आखिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो सेकंड पार्ट है कि हम कैसे तरीका क्या है लोगों पे शासन करने का, एक्चुअली में इसी चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। तो दोस्त देखा जाए तो ये तरीका देखने के लिए कि लोगों पे शासन करने का बेसिकली तरीका क्या है, इसको क्लासिफाई किया गया है दो चीज़ों में। पहला होता है शासन करने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ दोस्त, इन पॉइंटों को समझना। टॉपिक क्या होता है दोस्त, अगर आप चीज़ों को समझ जाते हो तो आप 4 पेज, 8 पेज, 10 पेज चीज़ों को बना के लिख सकते हो। लेकिन चीज़ों को दोस्त आप रटने की सोचोगे आप तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। कोशिश करना चीज़ों को समझने की, और जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको सिंपल वैसा ही समझना है। तो यहाँ से अब हमारा एक्चुअली में जो हमारा आंसर है वो स्टार्ट होता है टॉपिक, क्योंकि अब शासन के जो प्रकार हैं हमने उसको इस तरीके से क्लासिफाई किया है कि दो तरीके से हम देखेंगे। पहला तरीका होता है शासन करने वाले लोगों की संख्या। हम शासन के प्रकार को बांटेंगे ये देख के कि शासन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यानी कि जो लोगों पे शासन करेंगे, जो रूल करेंगे, ऐसे लोग कितने हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, शासक शासितों पर सत्ता का प्रयोग किस प्रकार करता है। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं फिर से एक बार इसका रिवाइज कर देता हूँ दोस्त आपको कि वर्गीकरण का आधार क्या है, आखिर हम किस प्रकार से बांट सकते हैं कि देश के ऊपर सरकार शासन किस तरीके से करेगी। तो इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला है शासन करने वाले लोग कितने हैं। एक इंसान है तो वहाँ पे राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। 2 इंसान है तो कुलीन तंत्र हो जाएगा। तो शासन करने वाले जो नेता हैं उनको काउंट करके ये देखना कि शासन का तरीका क्या होने वाला है वहाँ पे, ठीक है, कौन सा शासन का तरीका चल रहा है। तो पहला तरीका ये होता है शासक को देखना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये देखना। दूसरा है शासक शासितों पर सत्ता का प्रयोग, यानी कि जो रूल कर रहे हैं लोगों पे वो पावर का यूज़ कैसे करते हैं लोगों पे, है ना, पावर्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो सत्ता के आधार पे यानी अथॉरिटी के आधार पे, एंड दूसरा है संख्या, है नंबर्स ऑफ द पीपल, जो रूल करने वाले लोगों पे। तो इन दोनों के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्त हम समझते हैं, इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा दोस्त, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। एकात्मक और संघीय शासन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम में जहाँ पे पूरी देश की सरकार की जो पावर होती है वो एक ही बंदे के हाथ में होती है। कुछ ऐसे लोग में जो पूरे देश को रेगुलेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप देखा जाता है, यानी कुछ तानाशाही यहाँ पे होता है। फेडरल सिस्टम जहाँ पे शक्तियों को डिवाइड कर दिया जाता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देखो तो जब भी हम शासन के प्रकार को देखना है पूरी दुनिया के अंदर कि किस देश में कौन सा शासन चल रहा है, तो हमें ये देखना होता है कि उस देश के अंदर कार्यपालिका और विधायिका के बीच कैसे संबंध है। कार्यपालिका मतलब होता है वहाँ के राष्ट्रपति या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और पूरी मिनिस्टर्स के ग्रुप, इसको कहा जाता है कार्यपालिका। विधायिका मतलब होता है संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कार्यपालिका यानी कि जो चुन कर आए हुए लोग हैं, चाहे मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, चाहे वहाँ का कोई राष्ट्रपति हो गया, जो बेसिकली जो कानून को लागू करने वाला है, कार्य करने वाली है। एग्जीक्यूटिव पावर जब भी हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव जो फाइनली जो कानून होता है उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो वो हो गया हमारी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका यानी पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इन दोनों को ही देखते हैं हम जब भी हमें किसी देश का पता करना होता है कि उस देश में कैसा रूल चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो जब दोस्तों अगर हम बात करें, एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ये चीज़ें को और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मान लो हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्या है, जो भी कार्यपालिका के मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री के सारे मिनिस्टर्स हो गए, सारे मंत्री हो गए, ये सभी के सभी विधायिका के मेंबर होने जरूरी हैं, या लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, उनके मेंबर होने जरूरी है। अगर उनके मेंबर नहीं है और ये मिनिस्टर बन जाते हैं तो इनको रिजाइन करना पड़ जाएगा। इस सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संसदीय शासन व्यवस्था। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जिस सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर या सभी मिनिस्टर्स जितने भी है ना, मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं,
एंड दोस्तों अमित शाह भारतीय गृह मंत्री है, चाहे राजनाथ सिंह जी हो गए, पीयूष गोयल हो गए, जितने भी ये मिनिस्टर हैं, जितने भी होते हैं मंत्री है, ये सब के सभी मंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर दोस्त ये जो भी होंगे बनेंगे, ये कार्यपालिका मेन जो काम करने वाली, ये विधायिका के मेंबर होने चाहिए। पहले ये संसद बनते हैं, देन वो प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं, यही होता है ना। तो विधायिका के मेंबर इन द सेंस कि ये लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस के ये मेंबर होने कंपलसरी है। इसी को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री रूल कहा जाता है, यानी संसदीय शासन कहा जाता है। ये होता है पहला टाइप, ठीक है। जब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो अब आ जाते हैं दोस्त, ये जो मैंने बताया आपको, ये है इंडिया के अंदर, ये कहाँ है, इंडिया के अंदर है दोस्त। अब हम आ जाते हैं अमेरिका में। यहाँ पे एक अलग ही रूल है। यहाँ पे क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री तो नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति होता है। तो जो वहाँ का राष्ट्रपति और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जो होंगे वो विधायिका के मेंबर नहीं होने चाहिए। डैट मीन्स वो पार्लियामेंट, जहाँ पे दोस्त हम भारत के अंदर जिसको लोकसभा कहते हैं, हम अमेरिका में लोकसभा को कांग्रेस कहा जाता है, और जिसको हम राज्यसभा कहते हैं अमेरिका में उसको सीनेट कहा जाता है। तो अमेरिका के अंदर जो भी राष्ट्रपति, जो मिनिस्टर्स बन रहे हैं, उनको विधायिका का मेंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। भारत में होना चाहिए, इसलिए इसको संसदीय व्यवस्था कह दिया गया। अमेरिका में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको अध्यक्षीय व्यवस्था कह दिया गया। अध्यक्षीय मतलब जो देश का प्रमुख है, जो देश का प्रेसिडेंट है, वही उन मिनिस्टर्स को अपने तरीके से बना देगा। अच्छा तू मंत्री, चल भाई उसका मंत्री बना देगा। ये क्लियर है दोस्त। तो अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल रूल, इंडिया में है पार्लियामेंट्री रूल। प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट खुद मिनिस्टर बनाता है, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होंगे और जो प्रेसिडेंट होगा वो जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर मेंबर हुए तो रिजाइन करना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट में क्या है, अगर मेंबर नहीं हुए तो रिजाइन करना पड़ जाएगा। भारत में मेंबर होने कंपलसरी है भाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पार्लियामेंट्री रूल और प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये भी एक तरीका है देश के अंदर पता करने का कि वहाँ पे शासन क्या है, अगर दोनों में रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यूएसए और इंडिया के बीच हमने दोस्तों ये छोटा डिफरेंस समझा। अब हम ये समझते हैं कि संख्या के आधार पर शासन किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि हाउ कैन गवर्नेंस वी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। हम किस तरीके से नंबर के आधार पर कि शासन करने वाले कितने लोग हैं, इसको देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे राजतंत्र है, कि वहाँ पे कुलीन तंत्र है या अभिजात तंत्र है ना, ओलिगार्की सिस्टम है या मोनार्की सिस्टम है। हम इस तरीके से देख के बता सकते हैं। तो दोस्त ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताता है कि संख्या के आधार पर उस देश के हम किस पॉइंट में रख सकते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बात कर रहे हैं हम नंबर्स ऑफ द पीपल वाला, ठीक है, संख्या के आधार पर कैसे हम शासन को बांट सकते हैं। और दूसरा था सत्ता के आधार पर, यानी कि पावर्स के आधार पर कैसे देशों को बांट सकते हैं। तो पहला संख्या जो वाला है पॉइंट, हम पहले उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है राजशाही, यानी कि मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम, राजशाही सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे सभी लोगों को रेगुलेट कर रहा है सिर्फ एक ही बंदा, उसको हम राजतंत्र कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर दोस्त वहाँ की एलिजाबेथ द्वितीय जो वहाँ की महारानी है, वहाँ की एक राजा है, तो उसको एक राजतंत्र कहा जाता है। आज से पहले दोस्त मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर, या जब मिडिल पीरियड जब चल रहा था ब्रिटेन के अंदर, या आप पूरी यूरोपियन कंट्री की बात कर लो यार, जैसे फ्रांस के अंदर लुई सोल्वा की सरकार हुआ करती थी, है ना। ऑस्ट्रिया के अंदर देख लो, जर्मनी के अंदर देख लो यार, तमाम देशों के अंदर राजतंत्र हुआ करता था। तो राजतंत्र जहाँ पे एक ही इंसान पूरे देश को चलाता है और उस बंदे की डिक्टेटरशिप होती है। ज़्यादातर राजा वे दोस्त बदनामी हुए पड़े हमारे इतिहास के अंदर। कुछ ही राजा जो गिने चुने हैं जो एक शासन तो करते हुए थे और उन्होंने अपने महानताओं में नाम भी लिखवाया, लेकिन तो ज़्यादातर राजा तानाशाही बन गए थे, है ना, डिक्टेटर बन गए थे। राजशाही का दोस्तों एग्जाम्पल आप जीता जागता देखा जाए तो आज ब्रिटेन को माना जाता है। वहाँ पे भी आज इस टाइम एलिजाबेथ द्वितीय का शासन है, वहाँ पे वो भी राजतंत्र है वहाँ पे, और वहाँ की भी महारानी है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है, हर एक चीज़ का। तानाशाही की बात करते हैं। तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप। यहाँ पे एक ही जना शासन करता है, संख्या के आधार पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा शासन करता है। जब हम तानाशाही की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ही बंदा शासन करेगा, लेकिन शासन करने का तरीका जो होगा वो कुछ लोगों के साथ मिल के करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो दोस्त आपको पाकिस्तान के अंदर वहाँ की मिलिट्री पूरे गवर्नमेंट को रेगुलेट कर रही होती है वहाँ पे। तो मिलिट्री का जो दोस्तों चीफ होगा प्लस वो और कुछ ही सहयोगी संबंधी मिलकर वो शासन कर रहे होंगे। पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पे ये है तानाशाही का। एक चीज़ और है तानाशाही के अंदर कि एक बंदा भी हो सकता है। जैसे हम चीन की बात करते हैं, शी जिनपिंग वहाँ का राष्ट्रपति है, आजीवन काल के उसने अपने डिक्लेयर कर लिया कि मैं वहाँ का राष्ट्रपति रहूँगा। अब वो भी एक तानाशाही कंट्री है।
आप नॉर्थ कोरिया को देख लो भाई, वहाँ का किंग जोन, वहाँ का जो पागल शासक है वो भी एक तानाशाही कंट्री है। तो तानाशाही कंट्री का मतलब ये होता है देश के अंदर सभी संस्थाओं के ऊपर, सभी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हुए शासन करना। अब ये एक बंदा भी हो सकता है या 2-4 लोग मिलकर भी देश को पूरा रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तानाशाही, है ना, संख्या, एक बंदा या 2-4 लोग मिलकर शासन कर रहे होते हैं, इसको हम तानाशाही शासन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, चाइना को देख लो एक ही बंदा शासन कर रहा है, नॉर्थ कोरिया में देख लो एक ही बंदा शासन कर रहा है, तो ये आपको एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कूलिंग तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओलिगार्की। कूलिंग तंत्र का मतलब होता है ऐसे लोग जो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और सोसाइटी के अंदर अपना मतलब कि विशिष्ट वर्ग रखते हैं, वो एक स्पेशल क्लास कह सकते हो लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, पूरे देश के ऊपर शासन करते हैं वो। तो ओलिगार्की सिस्टम आज से नहीं दोस्त, ये जब मिडिल पीरियड था हमारा, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन यूरोप के अंदर देखा गया, जहाँ पे पैसे वाले लोग पूरे देश पर राज कर रहे होते थे, इसी को हमने ओलिगार्की सिस्टम कहा। कूलिंग वर्ग के अंदर कुछ ही लोग होते हैं, यहाँ पे अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्त कुछ लोग मिलकर पूरे देश पर शासन कर रहे होते हैं, और ये कुछ लोग संख्या में पूरी पॉपुलेशन के दोस्त बहुत कम होते हैं। मान लो दोस्त इतने से लोग इतने सारे लोगों पे शासन कर रहे होते हैं, है ना, बहुत कम लोग, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पूरे देश पे शासन कर रही होती है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि ओलिगार्की के अंदर कुछ ही लोग मिलकर पूरे देश पे शासन कर रहे होते हैं। क्लियर है? ओलिगार्की में क्या होता है दोस्त, कुछ लोग मिलकर पूरे देश पे शासन कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये पैसे वाले लोग होते हैं, कुलीन तंत्र, कुलीन, इनके पास पैसा होता है, बड़ा तगड़ा पैसे वाले लोग होते हैं, तब इनकी पहुँच होती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। अभिजात तंत्र का मतलब होता है अभिजात, यानी कि समाज के अंदर ऐसे विशिष्ट लोग, ऐसे स्पेशल क्लासेस के लोग जो एरिस्टोक्रेसी नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो लोग शासन कर रहे होते हैं। ये कुलीन तंत्र के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, पैसे की संख्या उनके मिलने की कम होती है, लेकिन ये भी संख्या में कुछ ही होते हैं जो पूरे देश पर शासन कर रहे होते हैं। अभिजात वर्ग का दोस्त, अगर हम कुलीन तंत्र की बात करें तो यूरोप के अंदर, चाहे हम देखें तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, काफ़ी सारे कंट्री की एग्जाम्पल है, यूरोप के अंदर काफ़ी कंट्री ऐसे हैं। अभिजात वर्ग का दोस्तों जीता जागता एग्जाम्पल भी है यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो ये सारे एग्जाम्पल यूरोपियन में ही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसा शासन का तरीका है जहाँ पे बहुत सारे लोग सभी लोगों पे शासन कर रहे होते हैं। यहाँ पे भीड़ तंत्र होता है, इसको अरिस्टोटल ने कहा ये लोकतंत्र तो भीड़ तंत्र है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी या पॉपुलर सिस्टम है शासन करने का, यहाँ पे वोटिंग होता है और जो चुनकर आता है दोस्त वही पूरे देश के ऊपर शासन कर रहा होता है स्पेशली। तो संख्या के आधार पर जब हम डिवाइड करते हैं रूल्स को, तो इन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटर, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो जब भी दोस्त एग्जाम में आप लिखोगे तो आप एक डायग्राम से बनाना, संख्या के आधार पर इन पॉइंट्सों को बताना, और अब बताने वाला आपको मैं सत्ता, पावर्स के आधार पर कैसे हम अपने जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी कि जो शासन के प्रकार को उनको बांट सकते हैं। ये चीज़ आप दोस्त आपको पता चल गया, समझ में आ गया आपको कि इसमें कुछ ही लोग, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, कुछ ही लोग शासन कर रहे होते पूरे देश पे, तो संख्या के आधार पे हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। सरकार द्वारा सत्ता के आधार पर, अब दोस्तों हमारा मेन पॉइंट यहाँ से आया है, एक और पॉइंट जो कि सत्ता के आधार पर, तो गवर्नमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पावर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास पावर होता है उसके आधार पर कैसे अब हम शासन को बांट सकते हैं। तो जब भी दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर वो संख्या के आधार पे पूछेगा कि सरकार को या शासन को कैसे बांटा जा सकता है, तो आपको इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। अगर आपसे सत्ता के आधार पे पूछा जाएगा, सत्ता के आधार पे शासन को कैसे बांटा जाए, तो अब आपको जो बताने वाला हूँ मैं, इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। एग्जाम्स के अंदर सत्ता के आधार पर वाला ही जो पॉइंट है वही पूछा जाता है आपसे, उनमें भी दोस्त टोटल 4-5 पॉइंट है, उनमें से कोई भी आपसे एक पॉइंट पूछा जाता है। अभी एग्जाम में दोस्त ऐसा कम पूछा गया है कि सरकार द्वारा सत्ता के आधार पर शासनों का वर्गीकरण कीजिए, ऐसे ही पॉइंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा और दोस्त इसमें आपके 20-25 पेज भर जाएंगे, इसलिए कोई एक ही पॉइंट पूछा जाएगा आपसे। तो जो अब मैं बताने वाला हूँ वो सत्ता के आधार पर वर्गीकरण बताने वाला हूँ कि पावर के बेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट यानी कि क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी कि लोकतांत्रिक शासन। लोकतंत्र को एक ऐसा शासन तरीका माना गया है जो कि दोस्त काफ़ी प्राचीन समय से मिडल ईस्ट में भी आया, मिडल एज में भी आया और आज मॉडर्न टाइम में भी है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इब्राहिम लिंकन के द्वारा दोस्तों दी गई ये थ्योरी और ये एक ऐसी डेफिनेशन जो काफ़ी पॉपुलर हो गई, और डेमोक्रेटिक की कुछ अपनी कमियों होने के बावजूद भी इस शासन के तरीके को सबसे पॉपुलर माना गया है और सबसे बेहतर माना गया है, जहाँ पे जनता की सहमति से सरकार बनी जाती है और सरकार बनने के बाद जो सरकार चुन कर आई है वही देश को
रेगुलेट करती है, चलाती है, कानून इम्प्लीमेंट करती है। तो लोकतंत्र के बारे में आप तो सही तरीके से समझते हो, सब जानते भी हो, क्योंकि हमारा देश जो जीता जागता एग्जाम्पल है लोकतंत्र का। और आप ऐसे कंट्री में रहते हो, हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं दोस्त जहाँ पे हमारे सभी राइट्स भी सुरक्षित हैं और हम अपने अधिकारों से सब कुछ ले भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी दोस्त जो कि एक ग्रीक वर्ड डेमोस से बना है, और डेमोस का मतलब होता है लोग। डेमोस का दोस्त मतलब क्या हुआ? लोग, यानी कि लोगों का शासन, रूल ऑफ द पीपल। क्लियर है? ये पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आ गया। यानी कि लोग ही मिलकर शासन को चलाते हैं, क्योंकि जनता जब मिलकर वोट देती है तो जो चुन कर आए हैं वही शासन कर रहे होते हैं। तो जनता ने वोट दिया है, यानी कि जनता ने अपनी सहमति दी है, तो पब्लिक रूल कहलाता है ये। आज काफ़ी दोस्तों पॉपुलर है ये। दुनिया भर के ज़्यादातर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहने से पीछे तो नहीं हटते हैं, लेकिन कौन डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्त हम सब जानते हैं। ये आज दुनिया के अंदर बाहर जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्त, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्त देखा जाए तो इसकी शुरुआत बेसिकली देखा जाए तो दोस्त मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्रीक से हुई। ग्रीक के अंदर एक बंदा खड़ा होकर लोगों को पहले तो बताता था कि हम ये कानून बनाने वाले हैं, हम इस तरीके से ये काम करने वाले हैं, लोग उसके ऊपर सहमति हाथ खड़ा कर देते थे। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। आज हम वोट दे देते हैं और नेता मिलकर विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ के मिलकर खुद डिस्कशन करते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हमारी पार्टिसिपेशन तो होती नहीं है वहाँ पे। हमने तो वोट देकर उनको चुन के भेज दिया और देन वो फाइनली काम करते हैं। लेकिन ग्रीक में क्या होता था कि सभी लोग मिलकर आपस में बैठकर डिस्कशन करते थे और फाइनली उस काम को इम्प्लीमेंट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन दोस्त इसको बोलते थे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी तो थी भाई। तो लोकतंत्र की शुरुआत फाइनली एथेंस से ही मानी गई, जब टाइम था अरिस्टोटल और प्लेटो का। आगे चलते हुए दोस्त देखा जाए कुछ समय के बाद ही इस चीज़ को, जब ये सिस्टम आज इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक जगह बैठा कर कोई चीज़, कोई कानून बनाना हो कि उसको इम्प्लीमेंट करना, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस वजह से दोस्त अब क्या हुआ कि कानून बनाने के लिए हमने अपनी सहमति लोगों को दे दी। वही लोग नेता कहलाए, जो कि पार्लियामेंट में मिलकर बैठकर डिस्कशन किया, जो हमारे लिए बेहतर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। क्लियर है आपको? तो नेताओं को वोट देकर हमने किया। इसलिए दोस्त आज का जो सिस्टम है उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम जाना जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वोट करते हैं। मॉडर्न टाइम के अंदर, क्लियर है, वोट करते हैं देन चुना जाता है। लेकिन दोस्त ग्रीक के टाइम तो हमने देखा कि एथेंस वगैरह के अंदर ऐसा हुआ, भारत के अंदर भी हुआ है भाई लोकतंत्र है। जब हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं, आपने तो हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, मगध का, कौशल, पंचाल, चेदी, मत्स्य, वत्स। तो इसमें कुछ ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र हुआ करता था, और कुछ दोस्त फेमस राजतंत्र थे, जैसे कि मगध वगैरह काफ़ी वहाँ पे फेमस राजतंत्र। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के अंदर तो वहाँ से ये लोकतंत्र की जो लहर है वो तो आई, साथ ही साथ दोस्त भारत के प्राचीन साक्ष्यों में भी और प्राचीन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी लोकतंत्र की जो छाप है वो देखी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मॉडर्न टाइम के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ वेस्टफेलिया 1648 की संधि, जिसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के नाम से जाना जाता है। इस संधि के बाद आपको दोस्त पहले ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर किस तरह से अंग्रेजों का राज था, लेकिन दुनिया भर के कंट्री के अंदर या तो वहाँ के देश के राजतंत्र ने उसको खा लिया था। जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करते हैं, दुनिया भर के देशों में उसका राज चल रहा था। हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के अंदर सिस्टम ये अलग था, वहाँ के राजा लुई 16वां ने ही लोगों को तंग कर रखा था हैवी टैक्स लगाकर। अब वहाँ पे 1789 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ। अमेरिका पे दोस्त अंग्रेजों का राज था, तो वहाँ पे 1776 में रेवोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर या तो किसी पर अटैक कर वहाँ पे कब्जा कर रखा था देशों ने, या उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों ने उनको गुलाम बना रखा था, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्री हो या एशियन कंट्रीज हो। और बेसिकली दोस्त इनको गुलाम बनाने वाले कंट्री भी यूरोपियन कंट्री ही थे, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस ही थे ये सारे। लेकिन दोस्त जब हम बात करते हैं कि ये कंट्री आखिर किस तरीके से एक उपनिवेशवाद, कॉलोनी से हटकर, कॉलोनाइजेशन से हटकर डीकोलोनाइजेशन इनका हुआ और ये एक आज़ाद कंट्री बने, तो इसकी शुरुआत होती है वेस्टफेलिया ट्रीटी से। एक ऐसी ट्रीटी जिसपे साइन करने के बाद लगभग दोस्तों एंड हो गया उस युद्ध का जो कि 30 सालों से और दोस्त 80 सालों से चली आ रही थी, और यूरोप के बीचों में यूरोप के देश आपस में दोस्त लड़ते रहते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शासन कौन करेगा, कौन सबसे ज़्यादा देशों को गुलाम बनाने वाला है। इनमें दोस्तों स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब का दोस्तों ऐसे चलता रहता था। ठीक है, तो इसी के साइन करने के बाद इन वॉर का तो एंड हो गया,
और अब कंसेप्ट निकल कर आया सोवरेनिटी का, ठीक है। तो वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के बाद ही दोस्त सोवरेनिटी का कंसेप्ट निकल कर आया, संप्रभुता का, और अब देशों ने नेशन स्टेट का कंसेप्ट अपना लिया। नेशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो सोवरन हो, यानी कि संप्रभुत्व संपन्न हो, और वो टोटली इंडिपेंडेंट हो अपने इंटरनल मामलों में और एक्सटर्नल मामलों में। दोस्त यहीं से शुरुआत होती है देशों की आज़ादी की गाथा। और 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में कुछ यूरोपियन कंट्री दोस्त अपने देशों के अंदर जो राजा हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उन पर, उनसे आज़ादी मिल गई, जैसे लुई 16 से फ्रांस को मिल गई, है ना। एंड दोस्त कुछ लोग अलग अलग तरीके से पनपने लग गए, जैसे ब्रिटेन के अंदर के तो ठीक था भाई, लेकिन देखे हम जर्मनी में तो भाई हिटलर, इटली में तो मुसोलिनी। तो इन्हीं के आधार पे हमने दोस्त शासन को क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। तो वेस्टफेलिया की संधि से मॉडर्न स्टेट निकले जो कि सोवरेन स्टेट थे, संप्रभुत्व संपन्न राज्य थे, और वहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत बेसिकली होनी शुरू हो गई, और ये एक स्टेट बने जो कि आधुनिक राज्य के नाम से जाने गए। तो लोकतंत्र के अंदर वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद कुछ ऐसे और पॉइंट्स हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बहाल करने में, लोकतंत्र को देशों में लाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सेकंड पॉइंट है दोस्त बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में दोस्त 1789 के अंदर वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स इंप्लीमेंट किया गया, और इस बिल के बाद लोगों को राइट टू फ्रीडम दे दिया गया, राइट टू स्पीच दे दिया गया। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है वो राइट्स लोगों को दे दिए गए। तो सबसे पहले जो लोगों को राइट्स मिले एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में, वो अमेरिकन पीपल को ही मिले। तो इस तरीके से लोकतंत्र की कहीं ना कहीं अब पहल होने लग गई। और इसके बाद वो 1789 के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उस रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की सिस्टम चला रहा था उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया। लुई 16 को दोस्त आरी से काट कर उसको मार दिया गया, और इस तरीके से वहाँ पे कहीं ना कहीं गणतंत्र रिपब्लिकन सिस्टम आया। तो देखा जाए तो इस क्रांतियों से, इन रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात चलती जा रही है। और मॉडर्न ज़माने में आज के इस टाइम पे में लोकतंत्र की शुरुआत किस तरीके से हुई, इसकी नींव मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखी जा सकती है। थर्ड पॉइंट है संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बंदे को मोनार्की तो बना रखा है, यानी कि एक वहाँ पर राजतंत्र होगा, लेकिन वो राजा संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से शासन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त प्रथम विश्व युद्ध। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा दुनिया के अंदर। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उस दौरान दुनिया के काफ़ी सारे देश लोकतंत्र को प्रमोट कर रहे थे, लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे कि तानाशाही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ देशों के अंदर सत्तावादी शासन बढ़ते चले गए। एग्जाम्पल के लिए दोस्त जर्मनी हो गया हिटलर का, इटली हो गया मुसोलिनी का। तो दोस्त कहीं ना कहीं जो अथॉरिटेरियन है यानी कि जो सत्तावादी रूल है वो बढ़ते जा रहे थे। तो लोकतंत्र का तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा ही था, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद तानाशाही का भी विकास हो रहा था, जिसमें सत्तावादी का नाम आता है नाजिज्म एंड फासिज्म के नाम से जाना जाता है। नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी के अंदर हुई, और हिटलर ने दोस्त पूरे नाजी ग्रुप बना लिया और यहूदियों को मारना स्टार्ट किया। काफ़ी सारा मतलब कि लोगों को हत्या कर दी गई, मर्डर किया गया दोस्त, पूरे मतलब कि बंकर में भर भर के मारा गया था। देखो भाई, तो एक तानाशाही बना ना हिटलर भाई है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए मुसोलिनी को, तो इसने बनाया फासिज्म। अब इसका क्या था नारा कि फांसीवाद को अपनाना है, स्टेट सबसे सर्वोच्च होगा, स्टेट की बातों को मना करना है, भगवान की बातों को मना कर देना है। मान लो कि बस ईश्वर का मतलब कि ईश्वर ने जो कह दिया है वो वही स्टेट कह रहा है, स्टेट की बातों को नकार नहीं सकता। स्टेट के बातों पे उंगल उठाना यानी समझ लो कि राजद्रोह करना, देशद्रोही करना, इसलिए उनको जीने का हक नहीं है, मार देना चाहिए उनको। तो इस तरीके से मुसोलिनी भी डिक्टेटर कहलाया। तो नाजीवाद कहाँ पे, जर्मनी में, और फांसीवाद इटली के अंदर हुआ। क्लियर है दोस्त। अब इस तरीके से देखा जाए तो शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो उस टाइम काफ़ी सारे कंट्री दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। एक ग्रुप कहलाया था आपका कम्युनिस्ट ग्रुप और एक कहलाया था कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट साम्यवादी वाली ग्रुप जिसके अंदर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर जिसको आप रशिया कहते हैं दोस्त, उसका ग्रुप। ठीक है, साम्यवादी ग्रुप। एक था हमारा पूंजीवादी ग्रुप, कैपिटलिस्ट ग्रुप। अब दो ग्रुप में बंटने के बाद कहीं ना कहीं दोस्त डेमोक्रेसी की जो एक लहर थी वो छुपते चले गई और देशों के अंदर फिक्स डिक्टेटरशिप आना स्टार्ट हो गया। सोवियत संघ के अंदर दोस्त स्टोलिनवाद यानी कि स्टोलिन का तानाशाही, कई लोगों दोस्त इसने स्टोलिन ने मरवाया, खूनों की क्रांति इसने करवाई। सत्तावादी राज्य अब अधिनायक राज्य में बदल गए। सत्तावादी में दोस्त ये हुआ, यहाँ पे अथॉरिटी है यानी कि एक ही बंदे का शासन हो रहा है, डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे लोगों की इंडिपेंडेंस को कम कर दिया जाता है, लेकिन कुछ हद तक वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब सत्तावादी अधिनायकवाद में चेंज हो जाता है, जिसको हम टोटलिटेरियन कहते हैं, टोटल पावर एक ही बंदे के हाथ में आ जाना, अब जो वो कहेगा वही उस देश के अंदर होगा, इसको बोलते हैं अधिनायकवाद। क्लियर है दोस्त। लेकिन जब शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में,
तब जाके दोस्त डिसइंटीग्रेशन के बाद विऔपनिवेशीकरण तो 1945 से ही स्टार्ट हो गया था। लगभग 1945 से लेकर 1950 तक, 1945 से लेकर 1950 तक दुनिया भर के अंदर 100 कंट्री आज़ाद हुए। 1948 में दोस्त श्रीलंका आज़ाद, म्यांमार है, बर्मा, तो ये सब आज़ाद हुए ना यार। तो बहुत सारे कंट्री आज़ाद हुए। ऐसे ही इसी जब देश गुलामी से आज़ाद हो जाता है दोस्त, उसी को कहते हैं डीकोलोनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं उसको विऔपनिवेशीकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया से नागरिक आंदोलन जो चल रहे थे आज़ादी के लिए, इसने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। देन फाइनली दोस्त लोकतंत्र को प्रमोट किया गया कि देशों में डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। और इस तरह के दोस्त क्या हुआ, लोगों का शासन स्टार्ट हुआ। अब होता है लोगों के शासन के बाद। तो लोकतंत्र की पूरी कहानी बताना आपको। सबसे पहला जो प्रकार था शासन का वो है लोकतंत्र। क्यों इतना दोस्त पॉपुलर हुआ, लोगों को संघर्ष करना पड़ा दोस्त लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं हैं और दोस्त कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं लोकतंत्र के फीचर्स की। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ये आपको पता चल गया है कि लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन, है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम फीचर्स की बात करते हैं, लोकतंत्र लोगों को क्या क्या देता है। सबसे तो पहले पॉपुलर सोवरेनिटी, ये संप्रभुता संपन्न एक मतलब कि राज्य होता है जहाँ पे लोग टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का वो गुलाम नहीं होते। ठीक है, किसी गुलाम नहीं होते वो। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, है, समानता का सिद्धांत होता है। यहाँ पे सभी लोग इक्वल होते हैं दूसरों के मुकाबले, यानी कि स्टेट के नज़रों में, राज्य के नज़रों में सभी इक्वल हैं। ठीक है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं संविधान के द्वारा। वो वोट डाल भी सकते हैं, तो वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। वो एक देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हम पॉलिटिकल रूप से दोस्त इक्वलिटी हमारे पास होती है, हमें राइट्स भी मिलता है। और हम एक नागरिक होने के नाते, एक सिविलियन होने के नाते दोस्त हमें वहाँ के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, तो यही है डेमोक्रेसी की खूबसूरती, यहाँ पे लोगों को अधिकार मिलता है। एंड फंडामेंटल राइट्स में दोस्त हमारे पास रिलीजन्स का राइट आ गया, है ना, एंड वहीं पे एजुकेशन का आ गया, स्पीच का राइट आ गया, इक्वलिटी आ गया, सब हमारे पास उस राइट्स आ ही जाते हैं। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, टाइम टू टाइम, जो कि टर्म होते हैं हमारे जो 5 ईयर में या 6 साल में, जो अमेरिका में 4 साल में इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, हमारे में 5 साल का होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो टाइम टू टाइम एक जो टाइम होता है टर्म, उस पर इलेक्शन होने चाहिए, वो भी रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून का शासन होता है वहाँ पे, और कानून की नज़रों में सभी समान होते हैं लोग। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, कानून की नज़रों में सभी समान है। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम लोगों को मिलता है, संविधान के द्वारा दिया जाता है, ताकि लोग अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी का इस तरीके से डेवलपमेंट कर सके, ताकि लोग संविधान की नज़रों में बिल्कुल ही एक समान होते हैं। चाहे वो किसी भी रीजन का हो, उसका जन्म किसी भी स्टेट में हुआ हो, एक समान माने जाएंगे वो। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, है ना, बिल्कुल इस पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी तरीके से लोकतंत्र के अंदर सभी को राइट्स मिलते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहाँ पे दोस्त होगी। जुडिशरी जो भी डिसीजन लेगी वो ये जुर्म को देखते हुए लेगी कि उसने जो जुर्म किया उसके आधार पर उसको दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, और सरकार कोई ऐसा इंप्लीमेंट करती है कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जुडिशरी उस कानून को रद्द कर सकती है। इसको जुडिशरी रिव्यू या न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ये तो दोस्तों हमें पॉइंट समझ में आ गया कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, यानी कि जो गवर्नमेंट काम करती है, जो सरकार होती है, बिल्कुल पारदर्शिता के तरीके से काम करती है, कोई भी छल कपट नहीं होता। लोकतंत्र के दोस्तों ये विशेषता है। वो बात अलग है कि आज क्या होता है। ठीक है, रूल ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी के रूल से शासन किया जाता है। अगर एक बंदा जहाँ पे खड़ा हुआ है चुनाव के अंदर, अगर सबसे ज़्यादा वोट उसको मिल गया तो वो जीत जाता है। वैसे ही दोस्त अगर भारत के अंदर या किसी भी देश में जो लोकतंत्र कंट्री है, वहाँ पे जो भी काम करना है वो मेजोरिटी के हिसाब से होता है। कोई ऐसा काम करना है, कोई कानून बनाना है जो मेजोरिटी लोग चाहती है, तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता। लोकतंत्र की दोस्त खूबसूरती यही है कि यहाँ पे मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी का भी ध्यान रखा जाता है, अल्पसंख्यक समूह लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। उनके अधिकारों के संविधान के अंदर अलग से दोस्त एक सेक्शन जोड़ा जाता है। जैसे भारत में दोस्त जो रिलीजन्स का राइट है, उसके अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या कम है देश के अंदर, चाहे धर्म के मामले में या भाषाओं के आधार पर, उन लोगों को सुरक्षा दी गई है अपने रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही दोस्त अपने कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना इस तरीके से कि वो एक ही बंदे के पास आके सेंट्रलाइज ना हो जाए, केंद्रित ना हो जाए, ताकि वो मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दे। इसलिए पावर को क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहिए, विकेंद्रीकरण
होना चाहिए। क्लियर है दोस्त? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डेमोक्रेसी। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसका एग्जांपल है हमारे पास एंशिएंट ग्रीक का, जिसको हम सिटी स्टेट कहते थे। आज के इस टाइम में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक देश है जीता जाता है एग्जाम्पल, वो है दोस्त स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे आज भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग अपना कानून खुद ही बनाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। दोस्त इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ठीक है, ये इंडिया, यूएसए, यूके, इसके कुछ एग्जांपल हैं। एंड डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन होता है दोस्त लोगों का, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होता है। यहाँ पे लोग खुद ही पार्टिसिपेट करके सारा कानून बनाते हैं। एंड लोगों का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है दोस्त, चलिए ये पॉइंट हमारे क्लियर है। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बेसिकली दो ही टाइप है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं या हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं उसको। ठीक है, लेकिन दोस्त कुछ पॉइंट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शासन होता है। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट वाले में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता। इनडायरेक्ट वाले में दोस्त मेजोरिटी के अनुसार शासन होता है, बहुमत के अनुसार, बहुमत का शासन होता है स्पेशली। लेकिन जो मॉनिटरी डेमोक्रेसी है दोस्त, मॉनिटरी डेमोक्रेसी के अंदर ग्रुप ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज और कमीशन शासन करती है। तो बेसिकली आपको ये दो पॉइंट्स याद करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, सत्तावादी शासन यानी कि ऑथोरिटेरियन रूल। इसमें दोस्त एक थिंकर है जिसका नाम है एलन सीरोफ। एलन सीरोफ ने दोस्त क्या कहा है कि शासन जो सत्तावादी तरीका है उसको भी इसने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है सैन्य लोकतांत्रिक तरीका, जिसमें मिलिट्री डेमोक्रेटिक नाम से जाना जाता है। ऐसे सत्तावादी शासन जहाँ का शासन एक ही बंदा या कुछ लोग ही चला रहे होते हैं या अपने तरीके से ही पूरे देश को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एलन सीरोफ ने क्या किया, सत्तावादी तरीके के भी और भी टाइप्स बता दी। जैसे कि डेमोक्रेसी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप्स निकाले हैं, वैसे ही सत्तावादी यानी कि जो अथॉरिटेरियन रूल है, इसके भी एलन सीरोफ ने 3 तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। पहला बोला सैन्य लोकतांत्रिक तरीका, जैसे पाकिस्तान में देख लो, वो अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन कैसा लोकतंत्र, वहाँ पे सेना का लोकतंत्र है, सारा काम सेना करता है। अब देखो इमरान खान आउट कर दिया गया उसको भी दोस्त, वहाँ की सरकार, इमरान खान की सरकार गिरा दी गई है। सेना के दोस्त इतनी तगड़ी वहाँ पे पकड़ है यार कि आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है जब से वहाँ पे यही हो रहा है, सेना का शासन हो रहा है। परवेज मुशर्रफ को देख लो इससे पहले भाई। ठीक है, नौकरशाही सैन्य तंत्र, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी दोस्त जब लोगों का कब्जा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाही है, वो हावी हो जाती है। सोवियत संघ के दोस्त टूटने का एक कारण ये भी था कि वहाँ के जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो काफ़ी करप्टेड हो चुकी थी। तो यही एक तरीका है सत्तावादी का, जहाँ पे नौकरशाही सैन्य तंत्र हो जाए, जहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो मतलब कि इस तरह के लालची वो बन जाए और सत्ता का इस तरीके से मिसयूज करना स्टार्ट करते कि बस अपना देखना है, देश जाए बाहर में। ठीक है, तो सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ के टाइम पे, यूएसएसआर के टाइम पे दोस्त ये शासन देखा गया, प्रतिस्पर्धी सत्तावादी शासन, कम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन रेजिम्स। दोस्त प्रतिस्पर्धी सत्तावादी शासन का मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धा के आड़ में, कंपटीशन की आड़ में जब सत्ता मिल जाए तो उसके बाद अपनी औकात दिखानी है। हिटलर दोस्त इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। हिटलर बोलने में अपनी जादुई जबान का इस तरीके से यूज करता था, जैसे दोस्त टीटीओ वर्साइल के बारे में आपने सुना हो तो आपको मैं बता देता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो उसका मेन रीज़न जर्मनी को माना गया कि जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, और जर्मनी पे दोस्त लगभग बहुत सारे फाइन लगा दिए गए और जर्मनी को उसका फ़ाइन पे करना है, वो अपनी मिलिट्री को एक्सटेंड नहीं कर सकता, मिलिट्री नहीं बढ़ा सकता, जर्मनी की वजह से हुआ है। और हिटलर दोस्त ये कहते हुए चमक गया कि देखो दोस्त अपने देश की जनता को कि इन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने हमारे देश को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, इसका पूरा इल्ज़ाम हम पे लगा दिया गया, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। दोस्त ये सब कहते कहते हिटलर फेमस हो गया। वहाँ की देश की जनता हिटलर को एक करिश्माई नेता मानने लग गई। उस हिटलर ने वहाँ पे क्या किया, सत्तावादी तरीके से अथॉरिटेरियन रूल वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, अपना शासन इस तरह का चलाया कि लोगों को मारना तक पे दोस्तों ले गई। फिर जिसने यहूदियों को दोस्त बड़ी संख्या में इसने हत्याएँ भी करवाई। सत्तावादी जो शासन है इसके कुछ यहाँ पे फीचर्स है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि कुछ ही लोग के पास पूरे देश की शासन होती है जो पूरे देश के बागडोर को संभाल रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्त इंटॉलरेंस ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो सरकार में है प्लस जो अपोजिशन यानी जो विपक्ष में उसकी नाम मात्र की महत्व होता है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ये। और अपोजिशन
अपोज नहीं कर सकता, अपोज करने पे मौत की घाट उतार देते हैं। हिटलर ने क्या किया दोस्त, यही तो किया है। नेक्स्ट, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया जाता है। सेंसरशिप मतलब कि देश की मीडिया वही दिखाएगी जो वहाँ की सरकार कहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, आउटलोइंग अपोजिशन पार्टी। जो अपोजिशन पार्टीज होती है उन पे दोस्त कभी कभार आउटलोइंग मतलब कि उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है कि ये तो एक लीगल पार्टी है, ये हमारा अपोज कर रही है, हम तो देश की सरकार है। आउटलोइंग उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, फर्म कंट्रोल ओवर द लीगल सिस्टम। जो भी गवर्नमेंट है, जितने भी लीगल सिस्टम, चाहे जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उनको ये भी कहने का अधिकार नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि सभी चीज़ों पे दोस्त लीगल सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। परसिक्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स, यानी कि जो अपोजिशन में होते हैं या जो सरकार का विरोध कर रहे होते हैं, सरकार उनको क्या करती है दोस्त, परसिक्यूशन यानी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर करती है, ठीक है, ताकि वो सरकार का अपोज ना कर सके। फ्यू एवेन्यूज़ फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चेंज द सिस्टम, यानी कि दोस्त कुछ ही लोग मिलकर पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे दोस्त हिटलर ने किया, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अगर दोस्त देखा जाए और वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा सिस्टम देखा भी गया, क्योंकि हिटलर जर्मनी में कुछ ऐसा ही किया जैसे इटली में मुसोलिनी ने किया। और दोस्त ये पूरा सिस्टम इस तरह के चलता रहा और आगे चलकर आज के इस टाइम में दोस्त देखा जाए तो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के अंदर किंग जोन जो है वो भी आज ऐसी पागल शासक बना हुआ है। अपने दोस्त कुछ रिश्तेदारों को उसने मरवा दिया है, तोप में बिठवा के उड़वा दिया है, कि कईयों को दोस्त उसने मतलब कि जानवर से खिलवा दिया। बड़ा पागल इंसान है यार। तो ऐसे शासक आज भी धरती पे है ना यार। तो जब भी हम बात करते हैं कि अथॉरिटेरियन जो रूल है, सत्तावादी शासन है, ये कहाँ पे रहा, तो हमें इसके चलिए कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। सबसे पहला है दोस्त कंबोडिया के अंदर। कंबोडिया का ये शासक है, इसका चेहरा दोस्तों देख लीजिए, ये बड़ा मतलब कि बहरम इंसान है। इसका नाम है पोल पोट। इस बंदे ने क्या किया, तो 2 मिलियन जो कंबोडियन के लोग हैं, वो 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों को दोस्त इसने मारने का आदेश दिया और 20 लाख लोगों को मार दिया गया। दोस्त आप जब इनकी पिक्चर देखोगे यार तो हिल जाओगे। मतलब कि पूरे जो हड्डियाँ होती है तो लोगों को मरने के बाद दोस्त वहीं पे गल सड़ गया था। और मतलब कि इमेज देखते ही दोस्त, मैं वो इमेज दिखाया नहीं, काफ़ी सेंसिटिव इमेज था यार, दिल दहल जाता उसको देखने के बाद। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा अरब स्प्रिंग का। अरब स्प्रिंग यानी कुछ ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्री जहाँ पे करप्शन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर एंड महंगाई को लेकर, रोज़गार को लेकर, ऐसे कुछ पॉइंट्सों को लेकर दोस्त काफ़ी आंदोलन चल रहे थे। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी मिडिल ईस्ट के अंदर, और ट्यूनीशिया के बाद ये लीबिया और मिस्र से देखते देखते मिडिल ईस्ट कंट्री में फैल गया। और दोस्त अरब स्प्रिंग के अंदर ये जो शासन, ये जो पूरे आंदोलन चल रहा था वो इसलिए हुआ था कि वहाँ की जो सत्तावादी सरकार है, जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, उनको भी हटाना है वहाँ से, क्योंकि मुद्दे तो और भी थे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हेल्थ डिफेंस के लिए। लेकिन जो वहाँ पे डिक्टेटर गवर्नमेंट है, चाहे दोस्त लीबिया के अंदर देख लो, मिस्र में देख लो, है ना, ट्यूनीशिया में, इन सभी जगह पे ये स्टार्ट ही इसलिए हुआ ताकि वहाँ की जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, जो भी अपने आप में पूरी सत्ता पावर को लिए हुए है और देश के अंदर तानाशाही कर रही है, और रूल इस तरीके से बना रखा है कि लोग उनका अपोज भी नहीं कर सकते। दोस्त देखते देखते 2010 के अंदर एक संगठन बना जिसका नाम था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के अंदर जितने भी अरब कंट्री हैं, मॉडर्न कंट्री हैं, उन देशों के अंदर ये फैलता चलाएगा, इसलिए इसका नाम ही अरब स्प्रिंग पड़ गया 2010 के। चाहे दोस्तों अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, है ना, अफ्रीका के दोस्तों कुछ कंट्री जैसे ट्यूनीशिया वगैरह हो गया, यहाँ पे देख लिया आप, ये सारे कंट्रीज में, जॉर्डन वगैरह, ये सारे इसमें शामिल हो गए। आज के दोस्त टाइम में देखा जाए तो चाइना भी कुछ ऐसा ही है। चाइना में दोस्त 1989 के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, स्टूडेंट्स मिलकर कुछ, न्यूथियांग दोस्त वहाँ पे एक स्टेट का नाम है चाइना के अंदर, वहाँ पे, और उन लोगों को वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया था, बुलडोजर से चढ़ा के मार दिया था। और आज इस टाइम पे यही होता है। जब कोरोना का दोस्त, जब कुछ केसेस आए थे फर्स्ट टाइम पे, जब ये कोरोना आया ही था और लॉकडाउन लगने की कुछ संभावना, पॉसिबिलिटी हो गई थी, तो जो डॉक्टर था दोस्त उसको ही मरवा दिया गया था, है ना। कुछ उसके बारे में पता चला, लैब के अंदर कुछ ऐसी कहानियाँ हुई। तो आज भी सी जिनपिंग बहुत खतरनाक है दुनिया के देशों के लिए, बहुत खतरनाक है ये। ऐसे ही कि ऐसी साला टकला पागल है यार, ये भी ऐसे ही करता है, अपने रिश्तेदार को मरवा देता है यार। तो चाइना से लेकर नॉर्थ कोरिया, आज इस मॉडर्न टाइम, आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। एक फादर ऑफ कोरोना है, एक फादर ऑफ वॉर, क्योंकि इसके पास जो परमाणु बम है, इसके पास इस टाइम 40 परमाणु बम है,
40 परमाणु बम, ये भी साला पागल हो गया, ये कब किस पे फोड़ दे सो कुछ पता ही नहीं यार, ठीक है। तो ये दोनों दुनिया के लिए खतरनाक है। सत्तावादी जो शासन है उसके जीता जागता है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है शासन के तरीके का, वो है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। यानी कि पहला देखा हमने लोकतंत्र, दूसरा देखा हमने सत्तावादी, यानी कि एक ही इंसान पूरे देश पर शासन कर रहा होता है, वो लोगों को बहुत प्रताड़ित करता है, ठीक है। एंड अपना शासन जो चला रहा होता है उसके विरोध वो सुनेगा नहीं भाई, जो भी इसका अपोज करेगा मरवा डालता है, यही होता है सत्तावादी में। लेकिन एक और शासन जो सत्तावादी का भी बाप है, यानी कि थोड़ा उसका एडवांस वर्जन है, उसका नाम है अधिनायकवादी शासन। अधिनायकवादी शासन में क्या होता है, आप पहले इनकी शक्ल देखिए, पहचान में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। सोवियत यूनियन के अंदर दोस्त स्टालिन के द्वारा खूनी क्रांति की गई थी, लाखों लोगों को मरवा दिया गया था। हिटलर के द्वारा लाखों लोगों को मरवा दिया गया था। ये अधिनायकवाद, पहले सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ये अथॉरिटी लेना चाहते हैं, जब सत्ता मिल जाता है फिर ये अधिनायक बन जाते हैं कि हम ही तो नायक हैं इस देश के, और इस नायकी के आड़ में कई लोगों को मरवा डालते हैं। इनका क्या जाता है भाई। तो एक बंदा पूरे देश को इस तरीके से रेगुलेट कर रहा होता है, यानी कि लोगों की जो सिस्टम की, इंस्टीट्यूशन की जो भी बागडोर है वो इसके हाथ में होती है, और दोस्त इस तरीके से वो पूरा सिस्टम चला रहा होता है। तो ये होता है दोस्त, ये बेसिकली एक इंसान ही है। जैसे कि इटली में देख मुसोलिनी हो गया, हिटलर हो गया, है ना, स्टालिन हो गया सोवियत यूनियन के अंदर, इस तरीके से। ये जो टोटलिटेरियनिज्म है, यानी कि जो अधिनायकवाद है, इसका मीनिंग ये होता है दोस्त, अ फॉर्म ऑफ रूल इन विच द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू मेंटेन टोटल कंट्रोल ओवर द सोसाइटी। क्या बात है भाई, समझ में आ गया आपको। यानी कि टोटल जो कंट्रोल है पूरे सोसाइटी पे वो एक ही बंदे का होगा, और वो सोसाइटी के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, सब कुछ वो वही डिसाइड करने वाला है, ठीक है। एंड चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो पब्लिक सेक्टर हो, दैट मीन्स इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन। यानी कि दोस्त मैं आपको साधारण शब्द में बताऊं दोस्त, इस तरीके से टोटलिटेरियनिज्म एंड अधिनायकवाद का मतलब ही होता है ये कि एक इंसान पूरी सोसाइटी पे अपना पूरा कंट्रोल बना के रखता है, चाहे वो सेक्टर प्राइवेट हो, यानी कि उनका संबंध सरकार से ना भी हो, या पूरे सरकार के ऊपर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों पे एक ही बंदे का कंट्रोल होता है, ठीक है। और पूरे देश को इस तरह से वो रेगुलेट करता है। आर फाइन 2001 के अंदर इस बंदे ने क्या कहा था कि आधुनिक तानाशाही का एक रूप है, यानी कि आज के इस टाइप पे जो तानाशाही हमें देखने को मिलता है उसी को हमने अधिनायकवाद कह दिया है, जिस पर राज्य की सत्ता एक ही पार्टी में केंद्रित होती है। यानी कि एक ही बंदा या एक ही पार्टी मिलकर पूरे देश को रेगुलेट कर रहा होता है, और सिंगल पार्टी रूल हम इसको कह सकते हैं। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है, ये होता है। इसकी भी दोस्तों कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर क्या है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अब वो जीवन आपकी लाइफ के अंदर भी, आपका चाहे प्राइवेट लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है भाई। वहाँ पे किससे शादी करनी है, कब बच्चे करने हैं, देश में कब वोट देना है, कब क्या करना है, कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, जो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये होता है दोस्तों अधिनायकवादी शासन। एक दल में सत्ता का केंद्रण, यानी कि एक ही पार्टी मिलकर पूरे देश को चला रही होती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, है ना। स्टेट कंट्रोल और पूरी इकोनॉमी को, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी, और एक ही पार्टी से पूरे देश को चला रही होती है ना, जिसको हम स्टेट टेररिज्म के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक राज्य क्या होता है, एक देश क्या होता है, एक आतंकवादी सा रूप धारण कर लेता है, वो आतंकवादी से भयभीत करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, जन निगरानी, यानी कि स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द मीडिया, मीडिया के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट ही बोलेगी वही छपेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं छपेगा। गवर्नमेंट की बात तो कोई दिखाया जाएगा जो गवर्नमेंट कहेगी, अदरवाइज मार दिया जाएगा लोगों को। ये होता है अधिनायकवाद यार। व्यक्ति और आलोचना करने का स्वतंत्रता खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि जो अपोज करेंगे, जो क्रिटिसाइज करेंगे, वह मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता गवर्नमेंट से, है। ओबीडियंस टू अ सिंगल रूलर, समझ में आ गया आपको। जो सिंगल रूलर है दोस्त वही पूरा शासन करेगा, कोई इसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। यही है दोस्त पूरा मेन फीचर अधिनायक तंत्र का, अधिनायकवाद का, जिस तरीके से शासन होता है यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यही सेम बात कहीं आपको लग रहा होगा हमने सत्तावादी में पढ़ा है, तो सत्तावादी शासन में और अधिनायकवादी में कुछ डिफरेंस है। अथॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है दोस्त, जो पॉलिटिकल ग्रुप होती है या जो शासन कर रही होती है वो लोगों पे शासन करती है। हाँ, इंडिपेंडेंस तो कम कर देती है लोगों का, और वही पूरे देश को चला रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
उनको इंडिपेंडेंस रहता है किसी सेक्टर के अंदर अपने प्राइवेट लाइफ में जीने का, है ना, उनका जो प्राइवेट लाइफ होता है उनमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस रहता है अथॉरिटेरियन सत्तावादी में। लेकिन इसमें टोटलिटेरियनिज्म में जो स्पेशली कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है इसके डेफिनेशन में कि कंट्रोल ओवर दिस सोसाइटी, पूरी सोसाइटी पे, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट लाइफ में भी आपके टोटलिटेरियनिज्म में आधुनिक जो अधिनायकवाद है उसके अंदर क्या होगा कि आपके प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, यानी कि जो सरकार के पास कंट्रोल है तो वो रहेगा ही, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी सरकार का कंट्रोल हो जाता है इसके अंदर अधिनायकवाद में। क्लियर है? लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म में ऐसा नहीं होता, ऐसा मतलब कि कम देखने को मिलता है। टोटलिटेरियनिज्म में ऐसा होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे डिफरेंसेस दे दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आप देख सकते हो जिसमें सिंपल में आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, लेकिन कुछ हद तक उनको छूट रहती है। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या होता है, टोटली कंट्रोल होता है। यहाँ पे टोटल कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे टोटल कंट्रोल होता है। यहाँ पे टोटल कंट्रोल से थोड़ी छुटकारा रहती है भी लोगों को। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो शासन का तरीका है वो है लोक लुभावन शासन, यानी कि पॉपुलिस्ट रूल। इस शासन के तरीकों को आज की इस टाइम में माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखो कि दुनिया भर के जो फेमस लीडर हैं उनको दुनिया भर के अंदर किन बातों से जाना जाता है। उनके पास या तो ऐसी पर्सनैलिटी थी जो लोगों को वो अपने पक्ष में कर सकते थे, अपने फेवर में कर सकते थे, या उनका बोलने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि लोग सुनने के लिए बेताब रहते थे कि भाई कब बोले, वाह यार क्या बोलता है। जैसे भारत में दोस्त देखा जाए तो ऐसे कुछ नेता रहे, जैसे महात्मा गांधी, भाई इनके पास था ही का है, एक धोती था बस ऐसे ही, ना शरीर बरीर ऐसे ही बस, लेकिन पीछे जमा बड़ा था है। अंग्रेजों को दोस्त पर उखाड़ के भारत को आज़ाद करवाया ना, फेंक दिया अंग्रेजों को निकाल के यार। वैसे ही अब बात मैं हिटलर की करता हूँ, तो हिटलर दोस्त कहने को कितना भी शैतान हो, लेकिन जो इसके बोलने का तरीका था माइंड ब्लोइंग था। बहुत मतलब कि बहुत तगड़ा भाषण देता था ये, और मतलब कि काफ़ी चमत्कारी नेता के रूप में जाना चाहिए। और इसका प्रभाव लोगों में पड़ा, लोग इसके अट्रैक्शन में आते चले गए, और देखते देखते दोस्त वहाँ के चांसलर, देन उसके बाद देश का राष्ट्रपति बन गया। तो हिटलर ने भी यही किया यार। ठीक है, तो वैसे वर्ल्ड के फेमस लीडर लोगों को अपने पक्ष में करते हैं लुभा कर। तो आज के आधुनिक टाइम में लोक लुभावन शासन का तरीका बन चुका है, लोगों को अपने तरफ लुभाकर या लोगों को दोस्त अपने पक्ष में रखने का ये दावा करते हैं अपनी बातों से। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, इनके दोस्त नेता का एक गुण होता है यार, लोगों को इस तरीके से बोलना कि सुनने में पसंद आए। और लोग काफ़ी फेमस लीडर में अभी नाम आ जाता है भाई, तो मोदी जी हो गए, है ना। एंड मैक्सिको के दोस्तों राष्ट्रपति हैं वहाँ पे लेपोज, उनका भी नाम आता है दोस्त, है ना। एंड इटली के प्रधानमंत्री मौरियो डार्गी, एंजोला मर्केल, जर्मनी के चांसलर, जो बाइडन अभी दोस्त नए हैं। तो ये 5 पॉपुलर लीडर हैं दोस्त, देख लो भाई। हमारे भारत के प्रधानमंत्री गर्व इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्त ने बड़ा नाम कमाया है हमने यार, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन दोस्त देखा जाए तो इस टाइम पे क्रिस्टोबल और कल्ट वासर ने कुछ कहा है यहाँ पे, तो इनके थिंकर के व्यूज लिखना आपको बहुत जरूरी है यार। लोकप्रिय संस्थागत दृष्टिकोण यानी कि पॉपुलर एजेंसीज अप्रोच मुख्य रूप से लोक लुभावनवाद को लोकतंत्र के भीतर लोगों को लामबंद करने के लिए एक सकारात्मक शक्ति के रूप में व्यक्त करता है। समझ में आया इस पॉइंट का मतलब। क्रिस्टोवल और क्या नाम है दोस्त इनका, कल्ट वासेर। तो क्रिस्टोवल और कल्ट वासेर इन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र के अंदर लोगों को इकट्ठा करके अपने फेवर में करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसका नाम है लोक लुभावन। लोगों को इस तरीके से लुभाना कि वो आपके छोड़ के जा ही नहीं सकते, वोट भी आपको ही देंगे, हैं, वाहवाही भी आपकी ही करेंगे। तो लोक लुभावन तरीका आज दोस्तों इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मॉडर्न तरीका है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आम जनता एवं उसकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने का वो दावा करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो ये कहते हैं कि हमेशा वो यही कहेंगे कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो उनकी बातों को सुनना चाहती है, वो मानती है। इसलिए दोस्तों काफ़ी पॉपुलर है। एंड प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ सोल सेवियर, यानी कि वही लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, है ना, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अपने आप की इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। एंड दोस्त देशों को इस तरीके से वो बना के रखते हैं ताकि कहीं पे कोई डिवीज़न ना हो, और यूनिटी बना के रखने का उनके पास शक्ति है, क्षमता है, साहस है। एंड दोस्त कोई के उनका क्रिटिसाइज़ करता है, कोई
मतलब मान लो तो उसका वो सही से जवाब भी दे देते हैं। एंड जब भी देश में कोई क्राइसिस आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उनको दोस्त हैंडल करने का उनके पास एंड्योर यानी कि साहस भी होता है। इस तरीके से जो लोक लुभावन शासन है, ये शासन का ये प्रकार है जो आधुनिक तरीके से देखा जाता है, जहाँ पे कुछ ऐसे पॉपुलर लीडर जो अपनी बातों से और अपने इस जो करिश्माई व्यक्तित्व से लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं और राजनीति के अंदर अपना जो सत्ता होता है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो कई लोग तो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके जब सत्ता में आ जाते हैं, जब अथॉरिटी उनके पास आ जाती है, तो उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्त। ऐसे में नाम आता है हिटलर का, जो स्टार्टिंग में ये बात कह के वो सत्ता में तो आ गया, लेकिन उसने दोस्त यहूदियों को मरवाया और डिक्टेटर बन गया पूरा, कि जर्मनी को सुपर पावर बनाना है, पूरी यूरोप के अंदर सिर्फ जर्मनी होगा। लेकिन क्या हुआ भाई, उसका अंत बुरा हुआ। भारत में दोस्त 1984 के अंदर बीजेपी की सिर्फ 2 सीट आई थी और आज दोस्त 302 सीट है। अब जरा दोस्त खुद से सोच कर देखो यार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में है, इससे कोई नकार तो नहीं जा सकता। देखो भाई, कोई परफेक्ट नहीं होता यार, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। किसी को कोई फेवर में होगा तो किसी को वो क्रिटिसाइज भी करेगा। अब दोस्त मैं ही यही पढ़ा रहा हूँ यार, किसी को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, उनको लगेगा कि वाह ऐसे तो किसी ने समझाया ही नहीं आज तक। 4th सेमेस्टर में 2nd ईयर में बड़ा मजा आ गया, कॉलेज के लेक्चर्स में मज़ा नहीं आया ऐसा। कुछ लोग कैसे लगेगा, कुछ लोग कमेंट में कुछ गालियाँ भी दे देंगे। कुछ नेता जब कहते हैं तो उनके पक्ष में आते हैं, उनको वोट देकर जितवा देते हैं वो। अब फिर वो आपके लिए अच्छा करे या बुरा करे, वो तो बात की बात है। ये डिसाइड करता है आपका वोट जो आप उनको दिया है। वैसे तो साथ में आपको वीडियोस बनाकर दे रहा हूँ, एंड अब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन ऑन करोगे, उसके बाद मैं आपको और कुछ दूंगा और एक्स्ट्रा मतलब कि बेनिफिट दूंगा। आपको लगेगा कि नहीं इस चैनल से मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, मेरे लाइफ के अंदर कुछ ऐसा पार्ट्स दोस्त मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा आपकी लाइफ के अंदर, जैसे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा 2nd चैप्टर था वो ख़त्म होता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि दुनिया भर के देशों के अंदर जो शासन है उसके अंदर कहीं लोकतंत्र होगा तो कहीं सत्तावादी शासन होगा, कहीं अधिनायकवाद तो कहीं पर लोक लुभावन। लोक लुभावन दोस्त आज आधुनिक शासन में देखा जाता है, जहाँ पे भारत के अंदर मोदी जी को दोस्त लोक लुभावन कह लो या जिसको भी कह लो, लोगों को इस तरीके से लुभाना कि वो आपकी बातों से, या दोस्तों लुभाने का एक तरीका तो इंदिरा गांधी जी की भी टाइम था जब गरीब हटाओ को नारा दिया गया था। तो किसी भी तरीके से लोगों को लुभाने की राजनीति, तो कुछ लोग अच्छी राजनीति करते हैं, कुछ लोग गंदी राजनीति भी करते हैं, तो इसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया जा सकता है। तो वैसे ही दुनिया के अंदर तमाम शासन है जिसको हम आज इस चैप्टर में हमने देख लिया, संख्या के आधार पे और सत्ता के आधार पे। मोनार्की सिस्टम एंड ओलिगार्की सिस्टम एंड दोस्त एरिस्टोक्रेसी सिस्टम, ये सारे हमारे संख्या के आधार पे कि एक लोग शासन करते हैं, कुछ लोग शासन करते हैं यहाँ पे, है ना। हम यानी कि नंबर्स ऑफ द पीपल देख रहे हैं जो रूल करने जा रहे हैं। एंड जब हमने अथॉरिटी के आधार पे देखा जी कि अथॉरिटी जब लोगों को मिलती है तो वो शासन किस तरीके से करते हैं, तो हमने डेमोक्रेसी देखा है, अथॉरिटेरियन देखा, टोटलिटेरियन देखा हमने, है लोक लुभावन देख लिया हमने, है ना, पॉपुलिस्ट रूल देख लिया हमने। तो इस तरीके से दोस्त ये शासन होते हैं हमारे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जो भी हमारे जो इस चैप्टर में दोस्त जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यही होता है कि जो सत्ता के आधार पर जो शासन को बांटा जाता है, तो इनमें से जैसे कि सत्तावादी शासन आज चीन में देखा जाता है, तो उदाहरण के सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो उदाहरण आपको जरूर देना है उस देश का और उस देश के थोड़ा सिस्टम को डिस्क्राइब भी करना है। ठीक है, तो ये होता है इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिनायकवादी शासन आधुनिक टाइम में या आधुनिक समय में देखा जा सकता है, एक जीता जागता एग्जाम्पल देते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो सिंपल है, आपको अधिनायकवाद की उत्तर कोरिया को देख लो भाई, अब चीन को देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्राइब करना कि हाँ टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, थिंकर के नाम वगैरह मैंने आपको सब कुछ बताया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको मैं एंड में यही बताना चाहता हूँ, हमारी क्लासेस चल रही है इस टाइम, आप फ्री क्लासेस यूट्यूब पे देख सकते हो। आप पेड क्लासेस अगर मुझसे ही पढ़ना चाहते हो आप, तो आप उसको ले सकते हो। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है कोर्स में ज्वाइन करने का। एंड इस चैप्टर का जो नोट्स है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दोस्तों ऑन कर लेना। ऐसे वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्त, इसलिए आप लोग हमेशा बताते रहता हूँ इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, ताकि सभी को ये पता चल जाए कि यूट्यूब पे एक लोता चैनल दोस्त जो आपको ये सारे टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब फालतू कंटेंट तो बहुत मिल जाएंगे आपको यार। चलिए दोस्त, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है। कंटेंट रेडी करना, उसके बाद स्लाइड्स बनाना, इस थोड़ा सफल बनाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। सभी दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक में जल्द से जल्द लेकर आऊँ। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।